चैप्टर 7 क्लास 8 में हम लोग थर्ड पार्ट को देखेंगे, मराठा से संबंधित। इससे पहले हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ जानकारियां इकट्ठी कर लेते हैं। चलिए, 17वीं शताब्दी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 ईस्वी में हुआ था। शाहजी और जीजाबाई से हुआ था। अपनी माता और अभिभावक दादा कोडदेव के मार्ग निर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे ने उन्हें मालवा पठारों का अविवाहित मुखिया बना दिया। अविवाहित होता है शायद जो विवाह जिनकी नहीं हो रखी होती है, उन्हें अविवाहित बोलते हैं शायद। अविवाहित मुखिया बना दिया, जिससे उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्ति बना दिया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्राय गुरीला युद्ध कला का प्रयोग करते हुए, गुरीला युद्ध उसे कहते हैं जो छुप छुपाकर युद्ध किया जाता है, उसे गुरीला युद्ध कहा जाता है। ये नेपाल में ज़्यादातर होता था, वहीं से लोग हमारे भारतीय लोगों ने और सेनाओं ने सीखा था गुरीला युद्ध, छापामारी युद्ध जिसे बोलते हैं। चौथे और स्वदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्हें मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। इस वीडियो में हम लोग मराठा के बारे में जानेंगे और उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन को लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 से 1680 ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखी की सहायता से एक अस्थायी राज्य की स्थापना की। अंततः गतिशील कृषक पशुचारक पूर्वी मराठों की सेना के आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों और चुनौतियों को देने के लिए इन सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपने सेवाएं देते हुए जो रक्षा करता है उसे सेवा देने वाले कहते हैं। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। पेशवाओं की देख रेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास किया। इनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किला बंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना ने ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और मुकद आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ, मतलब राज्य अग्रणी हुआ, विस्तार हुआ मतलब बढ़ना, क्षेत्रों पर ज़्यादा अधिकार होना। और उनके सैन्य और काफी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंची। क्षति मतलब हानि होता है। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए।
मतलब 1720 जो था उस समय मालवा के गुजरात मुगलों से छीन लिया गया, उस पर किसी और का अधिकार हो गया। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथे और सर्वदेशमुखी रूप से मान्यता मिल गई और साथ ही इन क्षेत्र पर चौथे और सर्वदेशमुखी पर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। 1730 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सेनाएं तेजी से बढ़ने लगी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल तथा तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनके भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उनके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की लड़ाई में अन्य सैनिकों से कोई सहायता नहीं मिली। अंतःहिंसन अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहां स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई, कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। मतलब व्यापार को फिर से शुरू किया गया। पुनर्जीवित करने का मतलब होता है फिर से शुरू करना। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़े करने के लिए साधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने इस क्षेत्र में स्थित शहरों के लिए विकास और समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और शक्तिशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्रों को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया था। पहले इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चलिए इसे ये कॉपी में नोट कीजिएगा आप लोग। प्रमुख मराठा राज्यकर्ता छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 से 1680, छत्रपति संभाजी महाराज 1681 से 1689, छत्रपति राजा राम महाराज 1689 से 1700, महारानी ताराबाई 1700 से 1761, छह साहू महाराज
1682 से 1749। संदर्भ मजूमदार RC 2007। द मुगल एम्पायर भारतीय विद्या भवन। इसे नहीं याद करना है। 6 शाही महाराज तक याद करना है, 1682 से 1749 तक। चलिए चौथा, जमींदार द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन में उनको मराठा वसूलते थे। सरदमुखी दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा। बाजीराव प्रथम, जो महाराज बल्लाल के नाम से जाना जाने लगा, पेशवा बाबाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। वह एक महान मराठा सेनापति थे। उन्होंने विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है तथा वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगाली के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए जाने जाते थे। चलिए अगले वीडियो में हम लोग जाट के बारे में पढ़ेंगे। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद। बाय। गुड नाइट।